बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 30। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस इसकी एक एक वर्ड को देखें तो फिर आसान होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्यूट का मतलब है सडन, सो सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियास। और ये किस चीज़ की वजह से होती है? पेंक्रियास की जो एंजाइम है उसकी डाइजेशन। अगर पेंक्रियास की एंजाइम खुद इसकी टिश्यू को डैमेज के उसकी सेल को डाइजेस्ट करे तो उस कंडीशन की वजह इसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। तो इसमें लिख ले सडन इन्फ्लेमेशन of pancreas due to auto digestion। ऑटो का मतलब है सेल्फ, जो इसके अपने एंजाइम इसकी डाइजेशन करे तो उस कंडीशन की वजह से इसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। ड्यू टू ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियास। इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है? तो क्लिनिकल पिक्चर इसकी आसान है। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है यहाँ पे पेंक्रियास इज द पार्ट ऑफ फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट तो पेन कहाँ पे होगी? एपिगेस्ट्रियम में। तो यहाँ पे ये पेंक्रियाटाइटिस में पहले सवियर एपिगेस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि दर्द एपिगेस्ट्रियम रीजन में है और बैक की तरफ रेडिएट होता है तो वो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी दिस इज एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। एक होते हैं हमारे पास रेपर पेन, एक होते हैं रेडिएटिंग पेन। अगर पेन मिसाल के तौर पर यहाँ से स्टार्ट हो जाए और वो रेडिएट होता है लेफ्ट शोल्डर में तो ये रेडिएटिंग पेन है। और मसला मिसाल के तौर पर अपेंडिक्स में है या जो भी यहाँ पे आर्गन में मसला है और पेन यहाँ पे है तो इसको कहते हैं रिपर पेन, रिपर पेन। और तो ये हमारे पास रेडिएट का मतलब है कि इंटीरियर साइड से स्टार्ट होता है पेंक्रियास से और पीछे की तरफ जाता है। तो इसके सवियर एपिगेस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक। इसके साथ साथ क्या होगी? नाजिया एंड वॉमिटिंग। डिस्ट्रेस कंडीशन में वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है तो नाजिया एंड वॉमिटिंग। और इसके साथ साथ आफ्टर द मील द पेन विल बी वर्सन। पेन तो मील के लिए डाइजेशन, इसकी डाइजेशन के लिए एंजाइम चाहिए और इन एंजाइम के लिए तो पेंक्रियास ज़्यादा एंजाइम बनाएगी तो पेंक्रियास पे ओवरलोड होगी तो उसकी वजह से द पेन विल वर्सन आफ्टर मील। अच्छा, तो मील के लिए पेंक्रियास एंजाइम बनाते हैं तो ज़्यादा एंजाइम के तो फिर ये एंजाइम की वजह से ये डाइजेशन हो गई है तो उसकी जो पेन है वो मज़ीद ज़्यादा होगी। और इसमें हमारे पास केमिकल साइटोकाइन भी बनते हैं तो इसकी वजह से प्योर भी हो सकती है, प्योर पॉसिबल। प्योर हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है लेकिन इसमें प्योर पॉसिबल है। तो कितने चीज़ें ये इम्पोर्टेंट है। ये सवियर एपिगेस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक और इसके साथ नाजिया वॉमिटिंग और द पेन विल वर्सन आफ्टर मील और प्योर भी इसमें हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें जो डायग्नोस्टिक ट्रायड है या डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट हमारे पास इसमें क्या है? डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट।
तो अगर कैरेक्टरिस्टिक एब्डोमिनल पेन का मतलब है कि इस तरह पेन हो जो पेंक्रियास से स्टार्ट हो जाए और बैक की तरफ जाता है, रेडिएट होता है, तो वो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो इसमें लिख ले कैरेक्टरिस्टिक, या ये लिख ले पेन रेडिएटिंग टू, तो या कैरेक्टरिस्टिक एब्डोमिनल, और एब्डोमिनल को कौन सी रीजन में पेन होगी? हाँ, एपिगेस्ट्रम में। और ये अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम को सिक्रीट कर देती है। तो हम अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम को चेक करेंगे, अमाइलेज एंड लाइपेज। अगर इनकी मकदार ग्रेटर देन 3 टाइम ऑफ द नॉर्मल एंजाइम है, 3 टाइम ऑफ नॉर्मल। यहां अमाइलेज और लाइपेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, इसमें लिख ले पेंक्रियाटिक। हमारे पास ये एंजाइम तो सलाइवा में भी होती है, लाइपेज भी, लिंगुअल लाइपेज भी हो सकते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज भी। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज की मकदार अगर ब्लड में 3 से ज़्यादा है, 3 टाइम अब नॉर्मल, तो ये भी डायग्नोस्टिक रिक्वायर्ड में आ सकता है। अब तीसरा जो है, तो तीसरा हम इमेज consistent with pancreatitis। तो ये हम किस चीज़ पे मालूम करते हैं? सीटी स्कैन पे। अगर सीटी स्कैन पे हम ये पेंक्रियास को देखें तो पेंक्रियास की इन्फ्लेमेशन होगी, या पेंक्रियास की इर्द गिर्द पेट डिपॉजिट होगी। सिंपल है। अगर ये तीनों कंडीशन हो तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इसके पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन ये तीन जो है ये डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन और इसकी साइन इसके बाद पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी इसकी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक तो सर्स का पता चलेगा कि सर्स क्या है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम। तो पैथोफिजियोलॉजी इसके किस तरह है? फिजियोलॉजी का इस तरह है कि ये एंजाइम, एसएनआर सेल क्या बनाते हैं? एंजाइम, पेंक्रियाटिक एंजाइम, the exocrine secretion of pancreas from SNR cell। ये एंजाइम एक्सोक्राइन सिक्रीशन है और ये कहाँ से बनते हैं? कौन से सेल से? SNR सेल आर secreted as zymogen। zymogens का मतलब क्या है? इनएक्टिव या प्रू एंजाइम, और इसको हम कह सकते हैं इनएक्टिव। ठीक है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में मेन पेंक्रियाटिक डक्ट और पेंक्रियास में जो डक्ट है तो उनमें इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर ये एक्टिव हो इस कंडीशन में अंदर द पेंक्रियास, तो फिर इसकी वजह से ऑटो डाइजेशन हो सकती है। ये ड्यूडेनम में ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ज़ाइमोजिन जिसकी एंजाइम के पहले प्रू हो और या एंड में जिन हो, तो ये दोनों इनएक्टिव होगी। अब वो कौन सी एंजाइम है जो ज़ाइमोजेनिक फॉर्म में है और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? तो ज़ाइमोजेनिक फॉर्म और इसमें लिख ले एक्टिव फॉर्म
और ये क्या डाइजेशन करती है तो वो भी आपको पता हो। तो पहले हमारे पास है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन, ये प्रोटीएज, ये क्या है प्रोटीएज ट्रिप्सिनोजिन। दूसरा हमारे पास है कीमो ट्रिप्सिनोजिन, और तीसरा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और ये तीनों एंजाइम को हम प्रोटीएज कह सकते हैं। ये डाइजेशन कराता है किस चीज़ की, प्रोटीन की। अच्छा, चौथा जो हमारे पास है तो वो है प्रो इलास्टेज, और इसके साथ साथ हमारे पास है प्रो फास्फो लाइपेज A2, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास है अमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। अब देखो, ये ट्रिप्सिनोजिन की एक्टियोपाम है ट्रिप्सिन, इसकी एक्टियोपाम क्या है ट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिनोजिन की एक्टियोपाम क्या है, कीमोट्रिप्सिन। एक्टियोपाम में या जिन लास्ट में होता है या प्रो पहले होता है। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का एक्टियोपाम क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। और प्रो इलास्टेज का इलास्टेज, और प्रो फास्फोलाइपेज का प्रो, तो प्रो इससे फास्फोलाइपेज A2, और अमाइलेज एक्टियोपाम में होती है, ये एक्टियोपाम में होते हैं ऑलरेडी एक्टिव, और ये कभी कभार एक्टिव होता है, कभी कभार प्रोलाइपेज, तो मोस्टली ये भी एक्टिव होता है, एक्टिव मोस्टली। और अगर प्रोलाइपेज है तो फिर ये कन्वर्ट कर देते हैं ट्रिप्सिन इनटू द एक्टियोपाम। अब ट्रिप्सिन डाइजेशन कराता है किस चीज की, प्रोटीन की, और कीमोट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन की, ये प्रोटीएज है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी क्या है, प्रोटीएज, तो प्रोटीन की डाइजेशन। इलास्टेज की, और ये इलास्टिन की ब्रेक डाउन करता है, इसकी डाइजेशन। इलास्टिन हमारे पास प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। जिस तरह इलास्टिक, ब्लड वेसल इलास्टिक है, तो ब्लड वेसल की ब्रेक डाउन कौन कराता है, इलास्टेज। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल इज कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ये इसकी क्या कराता है, इसकी ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब है कि ये किस चीज की, ब्लड वेसल्स की डाइजेशन कराता है, इसकी ब्रेक डाउन। फास्फोलाइपेज A2 कहाँ पे होते हैं, ये फास्फोलिपिड की डाइजेशन कराता है, किस चीज की, फास्फो, और फास्फोलिपिड कहाँ पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड होता है। तो फास्फोलिपिड एरिचिडोनिक पाथवे हमने पढ़ा था फार्मा में, तो वो फास्फोलिपिड जो कन्वर्ट कर देते हैं कौन, इस पे कौन सा एंजाइम काम कर देते हैं, जो एरिचिडोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, फास्फोलाइपेज A2। तो ये फास्फोलिपिड, तो इसका मतलब है कि पेंक्रियाटिक सेल मेम्ब्रेन की डाइजेशन कौन कराता है, फास्फोलाइपेज A2। तो इसमें लिखे पेंक्रियाटिक सेल मेम्ब्रेन, इसकी डाइजेशन कौन कराता है, फास्फोलाइपेज A2। अमाइलेज हमारे पास क्या कराता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराता है, स्टार्च। और ये लिपिड की ट्राइग्लाइसराइड, ठीक है। तो ये इसकी पहले हमारे पास ये एंजाइम इनेक्टियोपाम में होते हैं, और ये इसकी एक्टियोपाम है, और ये प्रोटीन, इलास्टिन, फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराता है। अब ये किस तरह एक्टिव होते हैं, तो इसको देखें।
इसमें लिख रहे these enzyme are secreted to pancreas, to the ducts of pancreas in ichthyopalm. ठीक है, ये इनएक्टियोपाम में पेंक्रियाटिक डक्ट में सिक्रीट होते हैं और इसमें लिख ले एंड बिकम एक्टियो इन द ड्यूडेनम। ठीक है, ये किस तरह ड्यूडेनम में एक्टिव होते हैं? तो ये हमारे पास पेंक्रियास है, ये है ड्यूडेनम। ठीक है, और ड्यूडेनम में हमारे पास सेल्स है, वेलाई, माइक्रोवेलाई, ब्रश बॉर्डर। तो अब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, ब्रश बॉर्डर ऑफ द ड्यूडेनम। तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम क्या है, एंटेरोपेप्टाइडेज या एंटेरोकाइनेज। एंटेरोपेप्टाइडेज और एंटेरोकाइनेज कहाँ पे होते हैं, ब्रश बॉर्डर में। तो ये क्या है, एंटेरोपेप्टाइडेज, या इसका पहले उसको एंटेरोकाइनेज कहा करते थे, तो एंटेरोकाइनेज। अब ये एंजाइम काम कर देता है ट्रिप्सिनोजिन पे। ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, ये ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, ट्रिप्सिन में। और ये कौन कराता है, ये एंजाइम। और फिर ये ट्रिप्सिन बाकी जितने भी एंजाइम है तो वो कौन एक्टिवेट करता है, ये ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या कराता है, बाकी जितने भी एंजाइम है तो वो ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें लिख ले, अच्छा, ब्रश बॉर्डर of the duodenum contain enteropeptidase enzyme या enterokinase which convert trypsinogen into ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये क्या है, एक्टियोपाम है। ठीक है, all other enzyme are activated by trypsin, then all other enzyme are activated by trypsin। मतलब ये कीमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रो इलास्टेज, प्रो फॉस्फोलाइपेज, ये सारे के सारे फिर कौन कन्वर्ट करता है एक्टियोपाम में, ट्रिप्सिन। तो इसकी एक्टिवेशन इस तरह होती है। अगर मसला, कोई भी मसला हो, जो भी कास हो, अगर इसकी वजह से ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाए इनसाइड द पेंक्रियास, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल डक्ट है और स्मॉल डक्ट मिलकर लार्ज डक्ट बनाता है, अपने ड्रेनेज यहाँ पे कर देती है। अच्छा, और फिर ये इसकी सिक्रीशन, ये तो इनएक्टियोपाम में सिक्रीशन होती है, फिर ये एक्टिवेट होता है कहाँ पे, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में हमारे पास ब्रश बॉर्डर में एंजाइम है एंटेरोपेप्टाइडेज और एंटेरोकाइनेज। पे एंटेरोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देती है
ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन बाकी जितने भी एंजाइम है तो वो एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर जो भी काज हो और इसकी वजह से ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाए इनसाइड द पेंक्रियास, तो फिर इसकी वजह से ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियास होगी। ठीक है, इफ these enzyme are activated inside the pancreas, it can lead to autodigestion of pancreas, to lead to autodigestion of pancreas। अच्छा, तो ऑटोडाइजेशन ऑफ पेंक्रियास क्या होगी? फास्फोलाइपेज A2 है ना, तो फास्फोलाइपेज सेल मेम्ब्रेन की पेंक्रियास तक जो सेल है तो उसकी क्या करेगी? डाइजेशन। ठीक है, अब ये ऑटोडाइजेशन ब्लड वेसल्स की भी डाइजेशन कराएगी, तो फास्फोलाइपेज जो इलास्टेस है तो वह ब्लड वेसल्स की ब्रेक डाउन कराएगी, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो उसकी कैरेक्टर पर पढ़ते हैं कि वो क्या है, तो ऑटोडाइजेशन ऑफ पेंक्रियास होगी। ये किस तरह होता है? ऑटोडाइजेशन, आफ्टर ऑटोडाइजेशन ऑफ पेंक्रियास, इसमें लिख ले आफ्टर ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियास, फिर हमारे पास पेंक्रियाटिक टिश्यू डैमेज होगी। इसमें फास्फोलाइपेज A2 है, तो पेंक्रियाटिक टिश्यू क्या होगी? पेंक्रियाटिक टिश्यू गेट डैमेज्ड। अगर ये डैमेज हो जाए पेंक्रियाटिक टिश्यू, तो उसकी वजह से क्या होगी? पेन होगी। हाँ, तो इसकी वजह से पेन होगी। अच्छा, द डैमेज टिश्यू रिलीज केमिकल, और उस केमिकल को हम कहते हैं डैमेज सिग्नल। डैमेज सिग्नल, द डैमेज टिश्यू रिलीज डैमेज सिग्नल। डैमेज सिग्नल क्या है? डैमेज सिग्नल मिसाल के तौर पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए फ्रेगमेंट, और अगर ये हमारे पास सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर हमारे पास क्या है? डीएनए है, और इसके साथ साथ इस माइटोकॉन्ड्रिया है, डीएनए है, तो ये सेल के अंदर है, ब्लड में तो नहीं है। यहाँ पे ब्लड है, तो डीएनए कहाँ पे है? सेल के अंदर है या ब्लड में? अगर ये सेल्स की डैमेज हो जाए तो फिर ये डीएनए फ्रेगमेंट ब्लड में होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड में होगी, तो फिर ये क्या, इसको कहते हैं डैमेज सिग्नल। ठीक है, और ये डैमेज सिग्नल कैरी कर देता है, मिसाल के तौर पर ये डीएनए फ्रेगमेंट या माइटोकॉन्ड्रिया की जो फ्रेगमेंट ब्लड में है, तो ये ब्लड के थ्रू एवरीवेयर ये जाएगी। These damage signal will go everywhere in the body. These damage signal will carry everywhere. Everywhere in the body, everywhere in the बॉडी, और ये किस चीज के थ्रू जाएगी? ब्लड, बाय ब्लड। ठीक है, सिंपल है, ये इस तरह है। इसकी पिक्चर ले लेते हैं।
अच्छा, मैं इसकी पॉइंट लिखता हूँ फिर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख ले कि इनसाइड द सेल there are some molecule which must not be seen outside. ठीक है, मिसाल के तौर पर डीएनए है तो डीएनए ब्लड में होगी या सेल में? सेल में होगी। अब यहाँ पे ये सेल है, सेल की डैमेज हो गई है तो डीएनए की कुछ फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट कहाँ पे आएगी? ब्लड में, माइटोकॉन्ड्रिया भी ब्लड में आएगी। तो इसको, ये अगर ब्लड में आ जाए तो फिर ये बॉडी इस तरह के, ये फॉरेन सब्सटेंस है, मतलब कंट्री में अब ये पार्टनर आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें लिख ले, और इसको if there is a, if these molecule are seen outside सेल तो फिर हम उसे कहते हैं डैमेज सिग्नल। डैमेज सिग्नल या इसका दूसरा नाम है, देन इट इज डैमेज सिग्नल। और ये डैमेज सिग्नल को हम डैम कह सकते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल, दीज मॉलिक्यूल are called damp। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इसका फुल फॉर्म है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। और ये हमारे पास एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेगमेंट, जो एंजाइम सेल में है और वो बाहर आ जाए तो ये भी डैमेज सिग्नल है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट। सिंपल है, ये सिंपल है। अगर सेल डैमेज हो जाए तो सेल के अंदर जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी जो एंजाइम है तो वो बाहर आएगी। बाकी इसमें एंजाइम भी लिख सकते हैं जो सिर्फ सेल के अंदर हो तो ब्लड में आएगी। तो ब्लड के लिए तो ये, अब ये फॉरेन सब्सटेंस है जो नॉर्मली नहीं होते। ठीक है, अब ये बॉडी इस तरह सोचेगा कि बॉडी पे किसी ने अटैक किया, मतलब ये इस तरह कि ये इसकी कंट्री तो ये नहीं है, तो बॉडी पे किसी ने अटैक किया, तो फिर ये क्या शो कर देते हैं? रिस्पांस। दीज डैमेज सिग्नल, दीज मॉलिक्यूल ये क्या कराता है? ठीक है, तो इसमें लिख ले एवरी टिश्यू, ये बॉडी ब्लड के थ्रू हर जगह पे गई है, मतलब फिंगर में और हेड में, लोअर लिम्ब में। तो एवरी टिश्यू will see these damp या these danger signal। ये डैम्प मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल, इसको हम डेंजर सिग्नल कह सकते हैं। these danger
सिग्नल। तो फिर इसके बाद ये इस तरह सोचेगा ये टिश्यू दैट द बॉडी इज अंडर मैसिव अटैक, कि इस पे के बॉडी पे किसी ने हमला किया। दिस टिश्यू विल थिंक टिश्यू think that body is under massive, मिसाल के तौर पर ये डीएनए फ्रेगमेंट तो सेल में होते हैं। अब ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेगमेंट एंजाइम अब ये ब्लड में आ गई है। तो ब्लड में ये टिश्यू जो है ये जहाँ पे भी ब्लड कैरी कर देता है ये डैमेज सिग्नल, तो डैमेज सिग्नल तो ये पारन सब्सटेंस है, तो ये फिर ये टिश्यू इस तरह सोचेगा कि बॉडी पे एक बड़ा धमाका, ये बड़ा हमला किसी ने किया, तो फिर इसके रिस्पांस में ये इन्फ्लेमेशन शो कर देते हैं। ठीक, एवरीवेयर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम उसे कहते हैं। तो these damage signal will go everywhere, so all the system will show inflammation. तो इसके बाद जो है वो all the system तो फिर इसके बाद जो स्टेप है तो उसमें क्या होगी, टर्न ऑन इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन एवरीवेयर है तो इसको कहते हैं सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम। ठीक है, अब सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम की वजह से क्या हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड की लीकेज हो सकती है, इडीमा हो सकती है। अच्छा, लंग वेसल, तो लंग में भी इडीमा होगी, प्लूरल इडीमा, और इसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। किडनी भी डैमेज हो सकते हैं, उसकी वजह से लीकेज होगी, तो किडनी भी डैमेज हो सकते हैं, तो एक्यूट किडनी इंजरी और मल्टीपल आर्गन फेलियर। तो इसमें इसके बाद क्या होगी, स्टार्ट मल्टीपल आर्गन फेलियर, डिस्फंक्शन या फेलियर। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कौन सी, इट कैन लीड टू डेथ, लीड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और इसके साथ एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, अब ये हमारे पास, और इसकी वजह से क्या हो सकती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ। अब देखो, अगर ये ट्रिप्सिन इनसाइड द पेंक्रियास एक्टिवेट हो जाए तो फिर इट विल लीड टू एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन है, उसका नाम है स्पिंक 1, या इसमें लिख ले एंटी ऑटो डाइजेशन रेगुलेटरी एंटी ऑटो डाइजेशन, ये डाइजेशन एंजाइम कराता है, और इसमें मेन रूल किसकी है, ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन बाकी एंजाइम
तो हमें इस तरह चाहिए कि हम ट्रिप्सिन को इनहिबिट करें। if trypsinogen converted to trypsin inside the pancreas, तो इसके लिए फिर क्या है, इनसाइड द पेंक्रियास स्पिंक 1 प्रोटीन है, स्पिंक 1 का मतलब है सेरिन प्रोटीएज इनहिबिटर काजाल टाइप 1। पहले तो ये अपना कोशिश कर देता है कि ये ट्रिप्सिन को इनहिबिट करे, इट ब्लॉक ट्रिप्सिन, ठीक है। अगर ये ट्रिप्सिन ब्लॉक करे तो फिर बाकी एंजाइम तो एक्टिवेशन खुद ब खुद नहीं होगी, तो ये रेगुलेटरी एंटी ऑटोडाइजेशन कराता है। स्पिंक प्रोटीन जो है, अगर स्पिंक प्रोटीन में भी मसला है, जो भी काजेस है एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की काजेस पढ़ते हैं कि कौन कौन सी है, और इसमें भी मसला है ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर इसकी वजह से ऑटोडाइजेशन अब पेंक्रियास हो सकती है। और ये जो सारा प्रोसेस है तो ये एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में हो सकती है। इसमें कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो सेप्सिस है ना, तो सेप्सिस में भी होती है बैक्टीरियसीमिया। जब बैक्टीरिया बॉडी को एंटर हो जाए तो इस कंडीशन को बैक्टीरियसीमिया, और इसके बाद अगर ये टिश्यू डैमेज कर दे तो फिर ये डीएनए फ्रेगमेंट बाहर होगी और इसकी वजह से ये पाथवे चलेगी और इसकी वजह से सर्स होगी। हाँ, अब देखो इसके लिए काजेस क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की काजेस, तो काजेस इसकी क्या है? पहले तो क्लिनिकल फीचर आपको पता हो, अगर एपिगैस्ट्रिक पेन है रेडिएट टू बैक तो वो पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है, इसकी ये आपको पता हो, ठीक है। अच्छा, इसकी काजेस में लिख ले, ये आई गेट, और ये इंपॉर्टेंट है इसकी काजेस, आई गेट स्मैश्ड, इससे याद रखिए। आई का मतलब है इडियोपैथिक, इडियोपैथिक कि हमें पता भी नहीं चले कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस किस चीज़ की वजह से हो गई, तो जो हम खास इसकी मालूम नहीं कर सकते तो वो इडियोपैथिक है। और जी पार gallstone is the most common cause of acute pancreatitis, most common cause। कल का जो लेक्चर हमने पढ़ा था, अगर वो डक्ट आपको याद है, तो गॉलस्टोन की ये स्टोन नीचे अगर कॉमन हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करे तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी वजह से बैकवर्ड प्रेशर ज़्यादा होगी, इसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास ई है, तो ई पर इथानॉल, और ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज है, मोस्ट कॉमन काज। अल्कोहल डायरेक्टली इरिटेट कर देता है ये सेल और इसकी वजह से हो। अच्छा, और टी पर ट्रामा की वजह से भी पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। हाँ, अगर टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से हो सकती है। अच्छा, तो ट्रामा की वजह से ये दो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन काज और ये। अच्छा, और क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस जो है तो वो हमारे पास मोस्ट कॉमन काज उसमें इथानॉल है, लेकिन पाकिस्तान में गॉलस्टोन है।
तो इथेनॉल तो पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है तो वेस्टर्न में हमारे पास इथेनॉल है और पाकिस्तान में गालस्टोन है। अब इस पर स्टीरॉयड ठीक है, और इसके साथ साथ एम पर मम्प्स क्या है? मम्प्स के लिए 3 चीज़ें याद रखें, और मम्प्स होता है पेरोमाइक्सो वायरस से, और इसके लिए जो MMR वैक्सीन होता है तो इसमें मीजल, मम्प्स और रूबेला, मम्प्स के लिए, मीजल के लिए और रूबेला के लिए। तो मम्प्स में हमारे पास ये कौन सी वायरस की वजह से होते हैं? फेरोमाइक्सो वायरस, और इसके लिए POP याद रखें, POP। ये यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड का काम क्या है? हाँ, तो सलाइवा बनाते हैं। लिंगुअल लाइपेज, सबलिंगुअल ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है और सबमिंडिबुलर ग्लैंड है, और तीनों ग्लैंड क्या कर देते हैं? इसमें जो ज्यादातर सलाइवा बनाते हैं तो वो सबलिंगुअल ग्लैंड है, और जो लार्जेस्ट साइज की है तो वो पैरोटिड ग्लैंड है। तो पी पर पेरोटाइटस, यहाँ पे ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ये इसकी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। और ओ पर आर्कोइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, और पी पर पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो अब इसमें इन्फ्लेमेशन है तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस इज बिकॉज ऑफ मम्प्स की वजह से भी हो सकती है। और ये ऑटो इम्यून, ए पर ऑटो इम्यून, इसमें जो एंटीबॉडीज बनते हैं तो वो IgG4 है, IgG। तो जी के फिर हमारे पास G1, G2, G3, G4 बाइसेस था। अच्छा, और इसके साथ साथ है S, ये स्कॉर्पियन स्टिंग की वजह से, स्कॉर्पियन क्या है? एक आर्थ्रोपोड है, इसकी वजह से भी हो सकती है, तो स्कॉर्पियन स्टिंग। अच्छा, H पर हाइपर ट्राइग्लाइसिरिडीमिया, H पर हाइपर ट्राइग्लाइसिरिडीमिया, ठीक है। और ई पर ERCP, व्हाट इज ERCP? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड, रेट्रो का मतलब क्या है? बिहाइंड, रेट्रोग्रेड। और कोलिंजियो, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? कोलेंजाइटिस। तो सी पर कोलिंजियो पेंक्रियाटिकोग्राफी, तो इसकी वजह से भी ये हो सकती है। ERC पे इस तरह टेक्निक होता है जिसमें हम एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं कॉमन बाइल डक्ट में, और कोलिंजियस कॉमन बाइल डक्ट और इसके साथ पेंक्रियाटिक डक्ट में, और इसमें हम एक्सरे फिर इसके बाद एक्सरे करते हैं, और ये एंडोस्कोप एंटर कर देते हैं, इसके थ्रू हम इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन कंट्रास्ट डाई की होती है, तो फिर एक्सरे पे ये साफ नजर आएगी। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं? अच्छा, एंडोस्कोप प्लस कंट्रास्ट डाई, और इसके साथ फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? एक्सरे। तो इसकी वजह से भी हो सकती है। एंडोस्कोप के थ्रू हम ये कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट कर देते हैं, और ये नॉर्मल कंडीशन में कॉमन बाइल डक्ट में और पेंक्रियाटिक डक्ट में जो सिक्रीशन आती है ड्यूडिनम में, और हम ये वापस इंजेक्ट कर देते हैं किस चीज़ में? पेंक्रियाटिक में, कॉमन बाइल डक्ट को। तो इसका मतलब है ये रेट्रोग्रेड है,
रेट्रोग्रेड। सिंपल है। ये जो हम इंजेक्शन लगाते हैं किस चीज़ की, कंट्रास्ट डाई की, तो ये रेट्रोग्रेड लगाते हैं। वापस कॉमन बाइल डक्ट की जो सिक्रीशन है और पेंक्रियाटिक डक्ट की सिक्रीशन है, तो ये जिस तरीके से आते हैं, मतलब कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और फिर कॉमन बाइल डक्ट और फिर ड्यूडिनम में, तो ये हम ड्यूडिनम से वापस ये इंजेक्शन लगाते हैं, कंट्रास्ट डाई को एंटर कर देते हैं इन द रिवर्स पोजीशन, तो इसलिए इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड कोलिंजो। और फिर इसकी ग्राफी जो पेपर इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, तो इसको पेंक्रियाटिकोग्राफी इसके एक्सरेस कर देते हैं। अब इसके लिए फिर डी जो है, तो लास्ट डी पर ड्रग्स। कुछ ड्रग्स भी ऐसे हैं जो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस करा सकता है। अच्छा, तो ड्रग्स में हमारे पास एज़ोथायोप्रिन, डिडानोसिन, वाल्प्रोवेट और इसके साथ साथ थायजाइड एटसेट्रा, ये ड्रग हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है काजेज में, ये इसके लिए निमोनिक है, इससे याद रखें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है तो ये गॉलस्टोन और इथेनॉल है। मोस्ट कॉमन काज इज गॉलस्टोन, सेकंड मोस्ट कॉमन काज इज इथेनॉल। वो हम कल पढ़ेंगे क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस मंडे को, वो मोस्ट कॉमन काज इथेनॉल है, क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस वो अलग है। हाँ, तो क्रॉनिक यूज ऑफ इथेनॉल। अच्छा, इसमें लिख ले इन द वेस्टर्न कंट्री हम ये GEH गॉलस्टोन, इथेनॉल और हाइपर ट्राइग्लाइसेरिडीमिया, ये तीन जो है इन द वेस्टर्न कंट्री। इन मुस्लिम कंट्रीज तो हम वो तो इथेनॉल पीते हैं नहीं, तो इसमें ये उसकी काज नहीं है। तो इनमें इन द वेस्टर्न कंट्री 90% से ज़्यादा जो होते हैं तो वो इन चीज़ों इन वेस्टर्न कंट्री। ये किस चीज़ की काज है? काजेस ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो सबसे ज़्यादा कौन है? गॉलस्टोन, इथेनॉल, हाइपरट्राइग्लाइसेरिडीमिया। अच्छा, मीजल, मम्प, रूबीला, ये हम ये वैक्सीन देते हैं बच्चों के लिए। मीजल के लिए जर्मन मीजल, जिसमें हमारे पास मसला होती है, ये रूबीला की वजह से नहीं, ये मीजल है। मीजल में हमारे पास 3C और एक इसके साथ के, इसमें कॉप्लेक स्पॉट होती है, इसमें कप होती है, कोराइजा और इसके साथ साथ और कंजक्टिवाइटिस होती है, कोराइजा और कप। कोराइजा जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज म्यूकोजा, जो तो फिर इस नोज से सिक्रीशन आएगी, म्यूकोजा ऑफ द नोज, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर फ्लूइड आएगी, तो रनी नोज होगी, राइनाइटिस, ठीक है, उसका कोराइजा है। अब दूसरा जो है तो वो मम्स है, तो मम्स के लिए POP, पेंक्रियाटाइटिस, ऑर्काइटिस और पेरोटाइटिस याद रखें। और आर पार रूबीला को जर्मन मीजल भी कहते हैं। इसमें मसला होती है किन किन चीज़ों में? आई में, ईयर में और हार्ट में। हाँ, तो इन चीज़ों ये ट्रायड इसमें होती है। आई एम नॉट कंफर्मिंग दिस। अच्छा, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? इन ड्रग की वजह से भी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है। इसका मैकेनिज्म इडियोपैथिक भी है जो अननोन काज है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है।
इन्वेस्टिगेशन से पहले आप लिख ले और ये ग्रुप में आप इसकी पिक्चर भेजें कि कूलिन साइन क्या है। कूलिन साइन CULLEN कूलिन साइन, इसमें लिख ले क्लासिक क्यूटेनियस साइन ये रियर कंडीशन में होता है लेकिन हाई यील्ड है। क्या है? रियर बट हाई यील्ड। इसमें ये क्यूटेनियस में हमारे पास एक होते हैं कूलिन साइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कूलिन साइन इसमें यू है तो यू पर ब्रूजिंग ऑफ या ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस में भी यू है और इसमें भी क्या है? यू है, तो इसमें लिखे ब्रूजिंग। पेंक्रेटाइटिस में इलास्टेस एंजाइम भी सिक्रेट होते हैं, वो ब्लड वेसल की ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होगी और वो ब्लीडिंग कूलिन साइन का पिक्चर भेज दिया। कूलिन साइन का पिक्चर अराउंड द अम्बिलिकस ये इस तरह साइन होगी। तो ब्रूजिंग या ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बिलिकस। सिंपल है। अगर भेज दिया ये साइन हो तो फिर ये किसकी वजह से हो सकती है? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। दूसरा हमारे पास एक साइन है, उसका नाम है ग्रे टर्नर साइन, ये भी भेज दे ग्रुप में। ग्रे टर्नर साइन में हमारे पास ये ब्रूजिंग होती है अराउंड द प्लांक एरिया। ये है, ये प्लांक एरिया है। तो प्लांक एरिया में हमारे पास अगर ब्रूजिंग हो या ब्लूइश डिस्कलरेशन हो तो फिर उसका नाम है ग्रे टर्नर साइन। तो ब्रूजिंग या ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड इन प्लांक एरिया, इन द प्लांक, ये प्लांक है। अब रियर कंडीशन में लेस कॉमनली पॉक्स साइन भी हो सकते हैं, वो भी पॉक्स साइन वो अपर थाई में होता है। इफ द ब्रूजिंग या डिस्कलरेशन अकर इन द अपर थाई इट इज कॉल्ड पॉक्स साइन। तो इसमें क्या होती है? पॉक्स साइन। तो इसमें ये लिख ले लेस कॉमनली। और इसमें क्या होते हैं? ब्रूजिंग in the upper thigh, in the upper part of thigh, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉक्स साइन। अब अगर ये कंडीशन आ जाए पेशेंट में तो फिर देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक है, फिर बचने की चांसेस बहुत कम है। तो इसकी वजह से देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, ठीक। अब इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह करते हैं? इसके पीछे सिंपल है। Acute pancreatitis, it is not necessary that these classic signs will be present, but if it is present, it is high yield and there is the risk of mortality. और एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में ब्लीडिंग क्यों होती है? तो वो हमने पढ़ा कि इसमें इलास्टेस एंजाइम और इलास्टेस एंजाइम की वजह से ब्लड वेसल्स की ब्रेक डाउन होगी और ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं? हाँ, आपके ख्याल में हम चेक करते हैं ब्लड में अमाइलेज एंजाइम को, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज
और पेंक्रियाटिक लाइपेज और पेंक्रियाटिक प्रोटीएज नो। अच्छा, पेंक्रियाटिक अमाइलेज हम इसमें विच वन इज मोर स्पेसिफिक? लाइपेज। लाइपेज इसलिए है कि पेंक्रियाटिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज की स्ट्रक्चर सेम है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ की वजह से है। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज ये भी क्या होगी? इंक्रीज, और ये भी इंक्रीज, मोर स्पेसिफिक हम ये चेक कर देते हैं। ठीक है, चेक हम कौन से करते हैं? वाई वी कैन नॉट चेक प्रोटीएज? Protease enzyme are not widely available in the serum, in the blood serum. That is why we don't check it. तो इसमें लिख ले protease enzyme are not widely available in serum. That's why we don't check it. सिंपल है। अच्छा, प्रोटीएज एंजाइम हमारे पास ब्लड में ये सेंसिटिव नहीं है, हम ब्लड में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसकी ये ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता प्रोटीएज एंजाइम, तो इसलिए हम ये चेक नहीं करते। ठीक है, अब इसके लिए हम सीटी स्कैन करते हैं, ये पहला ये इन्वेस्टिगेशन, दूसरा फिर इसके बाद सीटी स्कैन। अच्छा, इसमें इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेशन की थर्मामीटर क्या है? सीआरपी। सीआरपी टेस्ट में जो लिखे हैं कि ये सीआरपी इसके इतने हैं, सीआरएस सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारे पास इंक्रीज होते हैं इन्फ्लेमेशन में। सी रिएक्टिव प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 5। सर्स इसकी नॉर्मल वैल्यू कुछ लेबॉर्ट्री वाले 10 से कम लेते हैं और कुछ पाइप से, तो आप दोनों लिख सकते। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? इसमें लिख ले सीआरपी क्या है? इन्फ्लेमेशन थर्मामीटर। इन्फ्लेमेशन थर्मामीटर जितने ज़्यादा हो तो इतना इन्फ्लेमेशन। अच्छा, सीआरपी की जो नॉर्मल वैल्यू है तो वो नॉर्मल वैल्यू वो हमारे पास लेस देन 5 mg पर एल पर लीटर ऑफ ब्लड में अगर इतना है तो ये नॉर्मल है। कुछ लेबॉर्ट्री 10 भी लेते हैं या 10 mg पर लीटर, तो ये क्या है? अब ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा है तो फिर इन्फ्लेमेशन होगी। अब अगर एक सवियर पेंक्रियाटाइटिस में हमारे पास इन सवियर पेंक्रियाटाइटिस, इसमें देखें इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीजेस, और ये इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन 6 to 12 आवर में, 6 to 12 आवर। इट रीच टू द पीक एट 48 आवर। तो अगर हम सवियर पेंक्रियाटाइटिस में इट इसमें लिख ले इट इंक्रीज इन इन्फ्लेमेशन during 6 to 12 hour and reach its peak at 48 hour। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन की अगर हम पीक
मालूम करते हैं तो वो 48 आवर के बाद चेक कर देते हैं। तो सवियर पेंक्रियाटाइटिस में हमारे पास क्या होती है, सवियर पेंक्रियाटाइटिस में हमारे पास इसकी वैल्यू 150 से भी ज़्यादा होती है, ठीक है, 150 mg पर लीटर। तो ये 150 से ज़्यादा हो CRP की वैल्यू तो ये सवियर पेंक्रियाटाइटिस शो कर देता है। इसके बाद इसके लिए हम करते हैं CT स्कैन, और CT स्कैन पे शो होगी पेंक्रियाटाइटिस या पेरीपेंक्रियाटिक पेट्स। तो CT स्कैन नहीं, ये तो विजिबल है, इसका पता चलता है। तो CT स्कैन पे हम पेरीपेंक्रियाटिक पेट अराउंड द पेंक्रियास, पेरीपेंक्रियाटिक पेट या इन्फ्लेमेशन या पेंक्रियाटाइटिस की जो इन्फ्लेमेशन है तो वो भी हम इससे चेक करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, या वैसे छोड़ देंगे? अच्छा, इसके लिए हम इतना तो हाँ इतना कोशिश हाँ ट्रीट द काज, लेकिन सपोर्ट यू केयर तो भी करेंगे ना, इनिशियल ट्रीटमेंट तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसमें लिख ले ट्रीटमेंट हम किस तरह, ट्रीटमेंट इनिशियल या सपोर्ट यू केयर, इसमें लिख ले इनिशियल सपोर्ट यू केयर। हाँ, क्या करेंगे, ओरली ज़्यादा कुछ देंगे या कम, नील पर ओरल, तो नील पर ओरल। अच्छा, तो फिर एनर्जी और फ्लूइड साल्ट, तो IV फ्लूइड देंगे, और यहाँ पे पेन सवियर पेन है तो सवियर पेन में हम क्या देंगे, क्या, तो डाइक्लोफेनिक से ये दर्द कम हो सकता है, इट इज सवियर पेन, मॉर्फिन देंगे, यस। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, तो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक मॉर्फिन, और इस तरह जो ट्रामाडोल इंजेक्शन वो तो मॉडरेट है, लेकिन मॉर्फिन हम हाइड्रोमार्फोन मॉर्फिन ये दे सकते हैं, मॉर्फिन। अच्छा, इसके साथ हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन मतलब रिस्पायरेशन, इसकी यूरिन आउटपुट, किडनी इंजरी हो सकती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो मॉनिटरिंग वाइटल साइन। अगर रिस्पायरेशन का मसला है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो फिर वेंटिलेटर पे ये पेशेंट, तो वाइटल साइन, और इसके साथ साथ यूरिन आउटफ्लो, ठीक है। अब और लास्ट में हम क्या करेंगे, ट्रीट द काज, मतलब अगर इथेनॉल से है तो फिर पेशेंट को कहेंगे कि यू शुड क्विट इथेनॉल, अगर ड्रग की वजह से है तो वो ड्रग क्विट करना चाहिए, और गॉलस्टोन की वजह से है तो फिर गॉलस्टोन को सर्जरी वो रिमूव कर देंगे। तो लास्ट में लिख ले, उसके जब पेंक्रियास है, पेंक्रियास के बाद स्प्लीन है, जब तो राइट साइड पे जब आ जाएंगे तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो गॉलब्लैडर के साथ। तो इसमें लिख ले ट्रीट द काज, और जो जिस काज की वजह से है तो वो हम ट्रीट करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है?